हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इससे पहले हम 2 लेक्चर स्पेशल पैडागोजी के ले चुके हैं, जिसमें हमने विद कंसेप्ट के साथ कि जो हमने क्वेश्चन किए थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो आज भी हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करेंगे, हम यहाँ पर जो टोटल, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि बेस्ट 500 MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम ये बेस्ट जो भी होंगे, जितने भी 500 क्वेश्चन होंगे, उन सभी को हम अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, जिसके कारण अगर आप इस मंथ के एंड तक देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप इस मंथ के एंड तक देखेंगे तो अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके 300 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। अब 300 से आप देखिए तो हम हर क्वेश्चन से यहाँ पर 4 क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसको अच्छे ढंग से हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपके 300 से आप अगर 3 को अगर डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो यहाँ पर आपके 1200 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। तो आपका सीटेट का पेपर है, चाहे वो हिंदी आपने लैंग्वेज भरी है, पंजाबी भरी है, इंग्लिश भरी है, तो यही जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है ये आपके उसमें भी काम आएंगे, या तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपकी जो पैडागोजी की प्रेपरेशन है, मतलब कि 70 से 80 मार्क्स की जो प्रेपरेशन है, आपको ये पता है ना कि 70 से 80 मार्क्स आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी ही डिसाइड करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो आपने हमारे साथ बिल्कुल ही इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, और हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे उनको बड़े ही अच्छे ढंग से पूरे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर पहले 20 क्वेश्चन कर लिए थे लेसन नंबर, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, और लेक्चर 2 में आज का हमारा 21 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ना दिखाई दे तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के एंड होने के बाद, ठीक है, आपने इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपने मुझे कमेंट में सजेशन जरूर देने हैं कि आपको जो भी हम क्वेश्चन, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर पिक्स है उसको यहाँ पर काट के लगाया हुआ है, तो आपने हमें सजेशन जरूर देना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, ठीक है, विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। तो इंग्लिश में हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, तो इसमें इन्होंने लिखा क्या हुआ है, एक बार हम इसमें हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके समझाने के लिए, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को इस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर बातें पता है क्या बताई हुई है कि भाई एक ना, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी क्लास की बच्ची है, ठीक है ना, आपके घर के आसपास भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, बच्ची है, तो उसको क्या हुआ कि भाई उसकी हेल्प की जाती है, ठीक है। उसकी हेल्प करने के बाद क्या होता है कि वो जो ना वो बच्ची थी, वो कोई काम था वो उसको बड़े अच्छे ढंग से कर पाती है, ठीक है ना। तो उसको काम हेल्प मिलने के बाद जो भी वो कार्य है वो और भी वो अच्छे से कर पाती है। मान लीजिए कि आपने किसी स्टूडेंट को एक सम दे दिया, ठीक है, सम मतलब कि कोई भी आपने न्यूमेरिकल दे दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी आपने उसको क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, ठीक है ना। अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन शुरू कहाँ से करे, ठीक है ना, तो आपने ना थोड़ा सा उसको हिंट दे दिया कि भाई आप इसको ना ऐसे कर सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने ना वो क्वेश्चन, ठीक है, बड़े ही अच्छे ढंग से उसको क्या कर दिया, उसको उसने सॉल्व कर दिखा दिया। तो ये क्या है, उन्होंने यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आपने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहले में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, और दूसरे में कंजर्वेशन, इंटेलिजेंसी, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपने इसको बताना है, और यहाँ पर हम समझेंगे भी कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, इंटेलिजेंसी क्या होती है, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या होता है। हिंदी में देख लेते हैं, साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि, या फिर समीपस्थ निकष्टीय विकास का क्षेत्र। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्यों होगा और बाकी के क्यों नहीं होंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को यहाँ पर समीपस्थ निकष्ट विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो दिया किसने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाइगोस्की हैं, वाइगोस्की का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर 3 टर्में दी हुई हैं, ठीक है ना। एक तो है स्कैफोल्डिंग, एस स्कैफोल्डिंग, और यहाँ पर दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और यहाँ पर तीसरा है नो मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर है मोर नॉलेजेबल अदर, इसको हमने के से डिनोट कर दिया है, चाहे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एम भी लिख सकते हैं, एम के ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तीनों को समझ लेते हैं। तो स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उस बच्चे को यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प दे दी जाती है, ठीक है ना। तो हेल्प देने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, जो वो हेल्प दी गई है ना, मान लीजिए कि कोई बच्चा है या फिर उसको कोई कंप्यूटर ऑपरेट करना है, ठीक है ना, तो कंप्यूटर ऑपरेट उसको करना आ नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, आपने उसको बताया कि हाँ भी इस कर्सर को यहाँ पर स्टार्ट बटन पर लेके जाओ, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में इस पर क्लिक करो, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपने उसको कह दिया कि भाई ये बाइसाइकिल है, आपने इसको कैसे ड्राइव करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है ना कि जब भी हम बाइसाइकिल चलाते हैं, जब भी हम साइकिल चलाते हैं या फिर बच्चे चलाते हैं, तो उनको पहले पहले हेल्प दी जाती है। हेल्प मतलब कि उनके पीछे थोड़ा सा धक्का लगाया जाता है, तो जितने टाइम पर वो धक्का दिया जा रहा है वो क्या है, वो स्कैप फोल्डिंग है। और जो सिखाने वाला पर्सन है वो कौन है, यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर, उसको MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और जेड से क्या हुआ, जेड से मतलब कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ये कि जो पर्सन की उसकी हेल्प के बाद वो कितना कर सकता है, ठीक है ना, कि सिर्फ उसको थोड़ी सी हेल्प मिली और उसके बाद वो कितना ज्यादा वो कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन या फिर सजेशन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसको सिर्फ एक सजेशन ही दी जा रही है ना, थोड़ी सी हेल्प, उसके बाद चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब कि उसको बढ़ाया जा सकता है, आगे लेकर जाया जा सकता है। तो ये क्या होगा कि भाई वो अकेला ही चला जाएगा, मतलब कि उस पॉइंट पर वो अकेला ही चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि उसको थोड़ी सी हेल्प मिली। तो यहाँ पर ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको दिया किसके द्वारा गया है, वाइगोस्की के द्वारा। और वाइगोस्की और किसकी बात करते हैं, वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि बच्चा भाषा है या फिर कुछ भी है, वो सोशल इंटरेक्शन के कारण ही उसके जो विचार हैं वो क्या आते हैं, उसी से आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेता है। वैसे तो चलो ऐसी बातें मुझे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही लंबा हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी क्वेश्चन में वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए अच्छी बात ही है। अगर हम यहाँ पर बात करें इक्विलिब्रेशन, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपने ना अकोमोडेशन असिमिलेशन का नाम सुना होगा। तो ये अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन क्या होता है कि इसमें जब पर्सन, ठीक है, जैसे कि कोई उसने नई चीज सीखी, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे कि ए से क्या है, ए से असिमिलेशन है, ठीक है, ASSIMILATION। असिमिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई नई चीज सीख ली, ठीक है, आपके स्कीमा में आ गया। स्कीमा भी हमने पढ़ा था ना कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में कि स्कीमा होता है कि जो भी हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक्स जैसे बने होते हैं, उसको हम स्कीमास कहते हैं। तो आपके स्कीमा में जब कोई भी बात फिट हो जाती है कि भाई ये काम ऐसे चलना है, ये काम ऐसे होगा, ठीक है, या फिर कोई भी है, यहाँ पर एक पर्सन है, या फिर आपने देख ली गाय, ठीक है, उसको आपको बच्चा था उसको बता दिया गया भी इसके 4 पैर होते हैं, ये क्या है, ये गाय है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, वो दूसरे जगह पर गया, ठीक है, उसने देखा है कुत्ता, तो उसने कहा यार इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी एक पूंछ है, तो ये भी क्या गाय है, तो उसने कहा गाय है, ठीक है, ये भी गाय है। तो यहाँ पर कोई एक और पर्सन आया और उसने कहा नहीं नहीं ये गाय नहीं है, ये तो एक कुत्ता है, ठीक है ना। तो उसको पता लगा अच्छा ये कुत्ता थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये क्या है, ये असिमिलेशन, सॉरी ये एकोमोडेशन है, ठीक है, एकोमोडेशन है। इसकी भी हम अलग से क्लास एक बार जरूर से ले लेंगे, आपको सारी चीजें समझा देंगे, बट आपने थोड़ा सा ये याद रख लेना है, क्योंकि ये हमारे किसी ना किसी क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट होने ही वाली है टर्म में। असिमिलेशन मतलब कि कोई नई चीज सीखी, एकोमोडेशन मतलब कि कोई नई चीज को चेंज करके, ठीक है, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन की गई है। एग्जिस्टिंग नॉलेज में जब मॉडिफिकेशन की जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। और इनके बीच में, ठीक है, आपने देखा कि असिमिलेशन क्या होता है, मतलब कोई नई चीज सीखी, एकोमोडेशन मतलब कि कोई नई चीज में कोई और वहां पर चीज मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है ना। तो जब इन दोनों में बैलेंस बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रेशन यहाँ पर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, सामान्य धारणा, ठीक है, ये सामान्य धारण उसको कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन क्या होता है, तो आपको कुछ याद होगा कि भाई जो भी ये हमारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई कंजर्वेशन मतलब ये कि यहाँ पर एक कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, आपने ना उसको 2 गिलास दे दिए, ठीक है, जैसे कि एक छोटा गिलास था, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये वाला गिलास है, ये छोटा गिलास है, और आपने इसको एक बड़ा गिलास दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये वाला ग्लास थोड़ा सा पतला है, ठीक है, ये वाला जो ग्लास है ये थोड़ा सा पतला है और ये वाला ग्लास थोड़ा सा मोटा है। तो जब आपने उसको जो लंबा ग्लास दिया, इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें क्या था, इसमें 300 मिलीलीटर पानी आ रहा था, ठीक है ना, और इसमें भी 300 मिलीलीटर पानी आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब पानी तो दोनों में सेम ही है,
तो आपने जब इस बड़े वाले से निकालकर इस छोटे वाले से निकालकर इस बड़े वाले में डाला, ठीक है ना, तो वो क्या था, वो इसको समझ पाएगा, ठीक है। अगर वो समझ पाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों को समझने की, इसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब कि हिंदी में संरक्षण कहते हैं। कि जब वो समझ नहीं पाता, मतलब कि अगर आप 2 से 7 साल की बात करें, ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ये पूछता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, प्याजे की 4 स्टेजेस हैं। जैसे कि पहली कौन सी है, पहली है सेंसरी मोटर जिसे कह देते हैं, जिसे हम इन्फेंसी भी कह देते हैं। इन्फेंसी मतलब कि जो भी सेंसरी मोटर, ठीक है, मतलब कि 0 से 2 साल तक की उम्र होती है, ठीक है ना, 0 से जो 2 साल तक की उम्र होती है उसमें आप देखेंगे सेंसरी मोटर होती है, ठीक है ना। सेंसरी मोटर में मतलब कि वो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद कौन सी एज आती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो आती है यहाँ से 2 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। यहाँ पर ये कौन सी आएगी, प्री ऑपरेशनल एज, ठीक है। तो इसमें जो कंजर्वेशन है वो डेवलप नहीं हुई होती। अगर आप यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो सी से आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 तक के आता है, ठीक है, 11 तक की बीच में एज की बीच में आता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसमें जो कंजर्वेशन की जो भाव होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो डेवलप हो जाती है। अब उसको पता लग जाता है कि भाई हाँ, ये दोनों ग्लास में तो सेम ही पानी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करें लास्ट में कौन सी आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल कितने से कितने बीच में आती है, ये 11 से लगभग 15 के बीच तक आती है, ठीक है, या फिर उसके आगे तक आप देख सकते हैं। तो ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब कि उस टाइम के बाद जो बच्चा है उसकी जो डिडक्टिव रीजनिंग है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो आपको उम्मीद है ये वाला जो कंजर्वेशन वाला जो कंसेप्ट है ये अक्सर पूछता है, मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताया। और इंटेलिजेंसी तो आपको पता ही है, ये तो बुद्धि हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो आंसर था 21वें का, ये कौन सा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको ये समझ आ गया होगा बिल्कुल ही अच्छे ढंग से। अब हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, ठीक है, बेसिक मेंटल कैपेसिटी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरी थ्रू, ठीक है ना। तो इन्होंने वही पूछा हुआ है कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। किसका सही उत्तर कौन सा होगा, कि क्या वो सोशल इंटरेक्शन होगा। तो अगर आपने अभी पहले वाला क्वेश्चन ही देख लें तो मैंने यहाँ पर कुछ सोशल इंटरेक्शन की बात की थी, ठीक है ना। तो ये आपको लगता होगा कि हाँ यही सही है, तो ये सही भी है, बट हम और ऑप्शन को भी देख लेंगे कि सोशल इंटरेक्शन या फिर जो भी यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन होगा, मतलब कि उत्पीड़न अनुक्रिया संबंध, या फिर अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अनुकूलन एवं संगठन, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड होगा। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो वाइगोट्स्की हुआ करते थे वो क्या कहा करते थे कि भाई जो बच्चा है वो समाज से ही सीखता है, मतलब कि जो सोशल इंटरेक्शन के कारण ही बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ये होता है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक बात कही हुई है, तो आपने इसको ना एकदम से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि भाई जो लेव वाइगोट्स्की हैं उन्होंने कहा हुआ है कि जो बच्चा है वो डेवलप करता है किसके थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के, मतलब समाज में रहकर ही वो क्या है बातों को सीखता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम अब बने क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। तो आपने इसमें से बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध के सही तरीके से सूचित करता है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि भाई इन कथनों को आपने सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर विकास एवं अधिगम मतलब कि यहाँ पर जो लर्निंग है किसके बीच में, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। लर्निंग होती है अधिगम, डेवलपमेंट मतलब कि विकास। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे किसी दिन डिटेल में। पहले हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बीच का रिलेशन बताना है आपने, ठीक है, ऑप्शंस पढ़कर। लर्निंग टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई जो अधिगम है विकास का ध्यान किए बिना ही घटित होता है, मतलब कि जो आप कुछ भी याद कर लेते हैं वो बिना डेवलपमेंट के, मतलब कि अगर आप डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे फिर भी आप याद कर सकते हैं। पहले इन्होंने स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई रेट ऑफ डेवलपमेंट फार एक्सीड द रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये कि अधिगम की जो दर है, मतलब कि जो भी आप पाठ याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसकी सीखने की दर विकास दर से काफी अधिक होती है। तो क्या ऐसा होता है, आपको लगता है कि भाई आपके दिमाग का या फिर आपके किसी भी पार्ट का इतना डेवलप नहीं होता जितना जल्दी आप सीख लेते हैं? तो ये बात भी थोड़ी सी गलत ही हमें लग रही है, और गलत है भी। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर
इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, कि मतलब जो भी विकास है और यहाँ पर जो भी आप लर्निंग जो भी सीख रहे हैं कि ये एक दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस पर जाने से पहले हम तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव बात इन्होंने कह दिया, ठीक है ना। तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड की, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप विकास को या फिर अधिगम को देखें तो वो क्या करते हैं, वो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पर। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो अभी हमने देखा था ना कि भाई प्याजे की स्टेज है, ठीक है ना। तो प्याजे की स्टेज में तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो आपने बताना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, एबिलिटी टू कंजर्व, या फिर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, या फिर एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है, कौन सा है आप एक बार पढ़िए क्या होगा इसका आंसर। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एबिलिटी टू कंजर्व। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इतना सारा कुछ डिस्कस किया, तो आपको अब ये समझ जरूर आ रहा होगा कि भाई अगर हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन को अब मुझे नहीं लगता आपको ये दोबारा बताने की जरूरत है, अभी हमने यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक सिर्फ कंजर्वेशन के बारे में यही समझा है। तो यहाँ पर जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना, तो आपको याद है ना, फर्स्ट है यहाँ पर सेंसरी मोटर, उसके बाद यहाँ पर प्री ऑपरेशनल के बाद यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल के बाद यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 0 से 2, यहाँ पर 0 से 2, ये है 2 से 7, ये 2 से 11, और यहाँ पर ये 11 के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, एबिलिटी टू कंजर्व आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है ना। तो ये सी वाले, मतलब ये कि 7 से 11 की एज में आपकी जो कंजर्वेशन वाली जो है एबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिंग रीजनिंग, ठीक है ना। तो मान लीजिए यही सेम ही क्वेश्चन होता, ठीक है ना, और ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा होता कुछ और ही यहाँ पर बातें लिखी होती कि भाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या डेवलप होता है। तो आपका क्या आंसर होता, फिर आपका आंसर होता भाई सेकंड वाला, कि भाई परिकल्पनिक जो भी यहाँ पर निगमनात्मक का तर्क है वो उसका सही आंसर हो जाता। सेकेंडरी सर्कुलर यहाँ पर रिएक्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमिस्टिक थिंकिंग की, तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या होती है, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग ये होती है, मान लीजिए कि कोई भी एनिमेशन आपने देखी है कार्टून, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या जिंदे होते हैं, बट बच्चे उसको बड़े चाव से देखते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि भाई बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे ना, जैसे कि एक बेन 10 या फिर डोरेमोन है, तो वो कई बार ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं कि भाई हमारे पास भी ये होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि वो निर्जीव चीजों में भी जो है वो क्या सोचने लग जाते हैं कि भाई ये जिंदा है। मतलब ये कि अगर वो जमीन पर गिर जाएं, ठीक है ना, जमीन पर गिरने के कारण उनको चोट लग जाती है, तो नीचे हम उन पर जो भी जमीन है उसको हम क्या करते हैं, उसको पीट देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि उसको थप्पड़ मार देते हैं, तो वो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ भाई उसको भी अब चोट लग गई होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, यही एनिमिस्टिक थिंकिंग है, और ये आपको ज्यादातर आपको ये प्री ऑपरेशनल में देखने को मिलती है। मतलब ये कि 2 से 7 साल के बीच में जो बच्चा होता है वो ये ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बातें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25, मतलब कि 5th क्वेश्चन पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो भी, जैसे कि जीन पियाजे हो गए या फिर लेव वाइगोट्स्की हो गए, तो इनका लर्निंग के बारे में क्या ख्याल है, आपको ये बताना है। तो जीन पियाजे एवं लेव वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम के रूप में देखते हैं। तो आपको ये तो पता है ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन से होते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि वो बताते हैं कि भाई जो भी बच्चा है वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, कि वो अपनी नॉलेज को खुद ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका आंसर आपने बताना है कि क्या कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स होगा, क्या ये सही आंसर है, या फिर पासिव ऑफ रेपिटिव प्रोसेसेस, या फिर प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, या फिर एक्विजिशन ऑफ स्किल्स की प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय अवितरित की प्रक्रिया, या फिर सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या फिर कौशलों का अर्जन। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव सा आंसर देखेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है, और ये सही क्यों है इसका मैं आपको अभी भी आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने बात करें कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में अभी हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं भाई, वो एक्टिव एंगेजमेंट ही तो देख रहे हैं बच्चे की, कि भाई सक्रिय रूप से बच्चा एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। मतलब ये कि वो जो भी याद करने की कोशिश कर रहा है वो एक्टिव तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
ठीक है, जो भी सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो वही तो चाहते थे कंस्ट्रक्टिविस्ट की भी बच्चा अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करे, और यहाँ पर जो टीचर है उसको यहाँ पर साइलेंट रूप से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और बाद में उसको करेक्ट भी करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है 26। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इन एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी 2, ठीक है ना। तो समाचार पत्रों की कहानियां एक कतरनों का चयन करना, एक प्रस्तुत करना जो पुरुष या महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं के विचरित करते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है, मतलब ये कि कोई भी यहाँ पर महिला या फिर पुरुष है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर उनको नॉन ट्रेडिशनल, मतलब कि जो भी गैर परंपरागत उनको भूमिकाओं में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को ज़्यादातर घरेलू इस तरह के हिसाब से दिखाया जाता है। अगर उनको गैर परंपरागत दिखाया जा रहा है तो ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो आपने इसका बताना है। तो क्या इसका प्रमोट जेंडर कंसिस्टेंसी होगा, या फिर एनकरेज स्टीरियोटाइपिकल जेंडर रोल्स, या फिर काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, या फिर प्रमोट जेंडर बायस। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या फिर रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या फिर लैंगिक जेंडर का पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो आपने इसका सही जवाब देना है, जल्दी से सोचिए और बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। तो ये आंसर क्यों होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिखाया क्या जा रहा है कि भाई हमने भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब ये कि उनको नॉन ट्रेडिशनल भूमिकाओं में दिखाया जा रहा है, ट्रेडिशनल भूमिकाओं में नहीं, नॉन ट्रेडिशनल भूमिकाओं में दिखाकर वो तो यही कर रहे हैं ना कि भाई लैंगिक जो भी जेंडर रूढ़ियों हैं उसको सामना करने के लिए जो भी वो बात है वो बताई जा रही है, ठीक है। तो काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप इसका जो सही आंसर होगा। अब आपको स्टीरियोटाइप तो पता है ना क्या होता है, कि जो भी रूढ़िवादी कि उन्होंने पहले से इमेज बना लिया महिलाओं के बारे में। अब जेंडर बायस भी आपको पता है कि किसी, अब बायस और यहाँ पर स्टीरियोटाइप में बड़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना, यहाँ पर काफी यहाँ पर गलत कराते हैं आप लोग। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जेंडर बायस ये होता है कि किसी एक पर्सन के तरफ या फिर एक जेंडर की तरफ जो झुकाव होता है उसको हम जेंडर बायस कहते हैं, जेंडर पक्षपात कहते हैं, ठीक है ना, किसी एक जेंडर की तरफ। और स्टीरियोटाइप में भी ये सेम ही होता है, ठीक है ना, कि स्टीरियोटाइप में या फिर वो पुरुषों के लिए भी हो सकता है स्टीरियोटाइप, ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं के लिए ही स्टीरियोटाइप हो, पुरुषों के लिए भी हो सकता है या फिर वो महिलाओं के लिए भी ये स्टीरियोटाइप है वो हो सकता है। तो हमने क्या करना है, काउंटर करना है जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन बताई जा रही है आपको, यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक ऑप्शन यहाँ पर रह गई आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर आपने कंसिस्टेंसी एक वर्ड देखा, ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंसी ये क्या है, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, मतलब ये कि ये जो थ्योरी है ये पता है किनके द्वारा दी गई है, ये थ्योरी भी अगर आप देखेंगे तो ये कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी, जो कि अमेरिकन क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने इसमें क्या बात बताई हुई है कि भाई किसी एक एज पर आकर जो भी छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको पता लग जाता है कि जो भी उनका सेक्स है वो सेम है, मतलब कि वो बॉय हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल जो भी उनका सेक्स है उनको ये बारे में उनको जब नॉलेज हो जाती है और उनको ये पता लग जाता है कि भाई अब हम ना यहाँ पर बॉय हैं, अब हम गर्ल्स नहीं बन सकते, मतलब कि उनको डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रख लेना है, ये भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 27 क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कोलबर्ग्स की यहाँ पर ना जो इनकी जो मॉरल थ्योरी है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, यहाँ पर वो बताई हुई है कि भाई आपने इसके हिसाब से जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है इसके हिसाब से आपने क्या करना है, इसका सही जवाब देना है। बट आपको ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको इनकी जो थ्योरी है वो भी पता होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सही आंसर देखेंगे और बाद में जो थ्योरी है उसको भी एक बार से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन, ठीक है ना, जो राइट एक्शन है इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है, इसमें सभी मनुष्यता की बात की जा रही है, रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट, मतलब कि यहाँ पर
अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो आपने इसको ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपने ये सही जवाब देना है। तो यहाँ पर ऑल ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है, कानूनों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, ठीक है ना। कानूनों को पीछे छोड़कर इन्होंने मनुष्यता की बात की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, या फिर द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या फिर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या फिर सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या फिर यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो आपको एक बार और से पढ़ना है और आप सोचिए थोड़ा सा कि इसका आंसर सही कौन सा हो सकता है। सो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो अभी हम ये भी देख लेते हैं क्यों सही होगा। तो द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है ना, मतलब ये कि जो भी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है, ये इसका सही आंसर होगा। तो मैं आपको ना सबसे पहले इनकी जो 6 स्टेजेस हैं, मतलब कि जो भी इनकी लेवल कितने हैं, स्टेजेस कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। तो जो कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इसको यहाँ पर 6 स्टेजेस, ठीक है ना, मतलब कि 6 स्टेजेस में, और यहाँ पर कितने लेवल्स में, यहाँ पर जो लेवल है एल से लेवल, इनको लेवल 3 में बांटा हुआ है, ठीक है ना। लेवल 3 है और यहाँ पर स्टेजेस कितनी है, यहाँ पर स्टेजेस हैं यहाँ पर 6, और यहाँ पर हर लेवल में यहाँ पर 2 स्टेज हैं, ठीक है ना। आपने इसको याद रख लेना है, हर लेवल में यहाँ पर 2 स्टेज हैं। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ याद कर लेना है कि प्री, ठीक है, प्री से याद कर लेना है कि भाई प्री आएगा पहले। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। प्री कन्वेंशनल स्टेज के बाद यहाँ पर आ जाती है कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज, और कन्वेंशनल के बाद यहाँ पर आ जाएगी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों में दो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टेजेस हैं। ये क्या थे, ये लेवल थे जो अभी मैंने बताया, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड यहाँ पर जो पोस्ट कन्वेंशनल है। तो ये क्या है, ये 3 लेवल हैं, और इन 3 लेवल्स में क्या है, आपको 6 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। हर यहाँ पर लेवल में आपको 2 स्टेज देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में क्या क्या बातें बताई हुई हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार वैसे आपने बस सुन लेना है। मैं आपको ना यहाँ पर 3 से 4 बार अगर किसी और यहाँ पर वीडियोस में जो भी हम यहाँ पर जो सेशन लेंगे उनमें रिपीट कर देंगे, तो आपको यहाँ पर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो लेवल में जो स्टेज आती है, ठीक है ना, प्री कन्वेंशनल में यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले में क्या है, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाया करूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम में मैं थोड़ा सा ध्यान रख लूंगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर लेवल है उसमें आपको ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो दूसरी स्टेज है उसमें आपको सेल्फ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, मतलब कि जो पर्सनल रिवॉर्ड होता है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो तीसरी स्टेज, मतलब कि जो सेकंड लेवल है, यहाँ पर आपको कन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड, मतलब कि ये गुड बॉय एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि गुड गर्ल, ये वाली स्टेज मिलती है किसमें, आपको यहाँ पर दूसरे लेवल के 3rd स्टेज में देखने को मिलती है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें लेवल 2nd के ही यहाँ पर 4th स्टेज में, तो आपको उसमें क्या देखने को मिलता है, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन टुवार्ड फिक्स्ड रूल, ठीक है ना, ओरिएंटेशन टुवार्ड फिक्स्ड रूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 में अभी आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। लेवल 3 में आपको यहाँ पर 2 स्टेजेस देखने को कौन से मिलेंगी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल आपको जो भी स्टेजेस है 5 और 6, तो 5 में क्या बताया हुआ है, आपको लेवल 5 में आप देखेंगे तो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लास्ट स्टेज की बात करें, ठीक है, मतलब कि जो हमारी 6th स्टेज है उसमें आपको कौन सी यहाँ पर देखने को मिलती है भाई, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो कि हमारा आंसर था। उसमें क्या था कि भाई मोरालिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कि जो भी आप सोचेंगे, जो भी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप अपने मोरालिटी ऑन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कि भाई आप ना भी सभी के बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो भी आप सोच विचार करेंगे वो होगा, ठीक है ना। तो उसका जो सही आंसर देखेंगे तो उसका वही था। अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इन जो भी स्टेजेस हमने पढ़ी हैं उनमें ये कौन कौन सी आपको उसके डिटेल में उसके बीच में है क्या क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी यहाँ पर फर्स्ट लेवल, ठीक है। अब पहले हम इसको लेवल में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लेवल आपको फर्स्ट देखने को मिलता है,
फिर यहाँ पर लेवल आपको सेकंड देखने को मिलेगा और यहाँ पर लेवल आपको लास्ट में थर्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लेवल फर्स्ट में क्या था, लेवल फर्स्ट में आपने ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट देखी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड यहाँ पर सेकंड जो 2 स्टेजेस हैं आपको लेवल 3 में, लेवल 2 में यहाँ पर 3 एंड 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगी और लेवल 3 में आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, यहाँ पर 5 एंड 6, ठीक है ना। तो आपको ये पता था ना कि लेवल 1 को हम क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल। जो लेवल यहाँ पर 2 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिर्फ कन्वेंशनल कहते हैं। और यहाँ पर जो लेवल 3 है इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है ना, पोस्ट कन्वेंशनल। तो सबसे पहले वाली अगर हम बात की थी तो आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हमने पढ़ा था कि भाई ऑबिडेंस पनिशमेंट, ठीक है ना। मतलब ये कि ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट की भाई बच्चे को डर सिर्फ ये बात का होगा कि भाई हमें ना ये इस बात की पालना करनी है, क्यों, क्योंकि भाई हमें सजा मिलेगी। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर चोर आ गया, ठीक है ना, तो चोर ने चोरी कर ली, क्यों चोरी की, क्योंकि भाई उसे ना पैसों की जरूरत थी। उसकी यहाँ पर जो मदर थी, ठीक है, उनकी मदर बहुत ही ज्यादा बीमार थी, ठीक है। मदर बीमार होने के कारण वो उनके जो भी वहां पर पर्सन था उसने चोरी कर ली किसी घर में, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उसने चोरी कर ली। अब बच्चे को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई बताओ उसने वो गलत किया कि क्या किया, अभी सही किया उसने। तो भाई वो कहेगा नहीं नहीं भाई चोरी करना तो पाप है, ठीक है ना, तो चोरी नहीं करनी चाहिए थी उसे। उसको आप जितना मर्जी बताते रहिए कि भाई उसकी मदर बहुत बीमार थी, तो वो क्या कहेगा कि सिर्फ ऑबिडेंस, मतलब कि उसको सिर्फ पनिशमेंट का डर है कि भाई हमें ये बात की पालना करनी है और यहाँ पर अगर हमने नहीं की तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये लेवल फर्स्ट की ये पर जो फर्स्ट स्टेज है वो ये है। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड स्टेज की तो इसमें क्या होता है कि भाई ये सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट होता है, मतलब कि पर्सनल रिवॉर्ड की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई बच्चा कोई भी काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसे अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये कि रिवॉर्ड मिलने की खुशी में, ठीक है ना, वो कोई भी काम होगा वो उसको अच्छे ढंग से करना चाहेगा कि भाई मुझे ना इनाम मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लेवल 2 की बात करें, ठीक है, कन्वेंशनल की, ठीक है ना, मैं आपको ध्यान से बता दूं, आपने ध्यान से सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आपके बन सकते हैं इसी टॉपिक से ही। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड स्टेज में, यहाँ पर कौन सी बात बताई हुई है, यहाँ पर बताया हुआ है कन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड, मतलब कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। आप इससे याद रख सकते हैं गुड बॉय एंड यहाँ पर जो बॉय है गुड बॉय एंड कह सकते हैं कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो गुड गर्ल्स एंड गुड बॉय, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो एफर्ट किए जाते हैं किसी भी बच्चे के द्वारा वो किस लिए किए जाते हैं कि भाई हमने यहाँ पर अच्छे हमें बनकर दिखाना है, ठीक है ना, तो ये इसीलिए एफर्ट किए जाते हैं। तो आपको ये भी समझ लेना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, ठीक है ना, तो इसके बाद आ जाता है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब कि ये अगर हम देखेंगे तो ओरिएंटेशन टुवर्ड फिक्स्ड रूल्स। आपको चौथी स्टेज में याद रखना है कि भाई जो भी पर्सन है, ठीक है, तो उसको सिर्फ ये बात आ जाती है कि भाई हमने जो भी रूल्स बना दिए हैं सरकार ने हो चाहे किसी ने भी, हमने इनको फॉलो करना है, ठीक है ना। मतलब कि जो भी सोशल रूल बना दिए गए हैं उनको हमने क्या करना है, मतलब कि जो भी फिक्स्ड रूल बना दिए गए हैं इनको हमने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, कि जो हमारी फिफ्थ स्टेज है लेवल 3 की, इसमें आप देखेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको लगेगा कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है ना, वो आप क्या करेंगे, आप ना किसी भी ये नहीं देखेंगे कि मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने 18 साल से लेकर थोड़े से ना, अगर आप बड़े बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनका मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी उनके साथी का, तो आपने क्या किया भाई, आपने कहा यार भाई हम ना, जिस पर्सन ने एक्सीडेंट किया वो क्या किया, वो भाग गया वहां से। अब आपको क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमें सजा क्या होगी, आप क्या करेंगे कि भाई उसने तो बहुत गलत किया, आप नैतिक तरीके से आप कहेंगे कि भाई इसकी ना, जिस पर्सन ने यहाँ पर जो भागा है उसकी पिटाई होनी चाहिए। हालांकि आपके ये हाथ में नहीं है, कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि भाई आपने पिटाई करनी है उसकी, कानून तो कहेगा कि आप भाई हमें सौंपो इसको, ठीक है, बट आप क्या करेंगे, आप उसकी पिटाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वही बात बताई हुई है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो जो भी होगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा जाता है, ठीक है ना, सोशल, ऐसे आप याद रख लेना कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आती है बात कि भाई वो क्या करेगा, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, या फिर कह सकते हैं कि भाई वो ना उसका जो नैतिकता है वो जाग जाएगी, वो गलत सही गलत की परवाह नहीं करेगा, और वो क्या कहेगा कि भाई कानूनों की परवाह किए बिना ही जो अपना फैसला है वो सुना देगा। अब हम यहाँ पर आ गए लास्ट में क्या होता है कि भाई सभी के भलाई के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मोरालिटी होती है वो क्या किया जाता है कि भाई
कुछ सिद्धांतों को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी बुजुर्ग से जाकर पूछोगे कि हाँ भाई उसने यहाँ पर ऐसा काम कर दिया है, तो वो कानून की बात भी बताएगा, ठीक है ना, और वो थोड़ा सा डीप में जाएगा कि यार थोड़ा सा कानून भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मतलब कि सभी के भलाई के लिए वो कहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये बड़े डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। तो छेमा कौन सा है, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो 27 क्वेश्चन था, तो द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये इसका यही है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की जो बात कही गई है, ये इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में भी तो यही लिखा हुआ है ना कि सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल से ही पता लग जा रहा होगा, ठीक है ना, कि भाई वो कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर बना दिए गए हैं जिनको वो फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 28th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है हॉवर्ड गार्डनर की। तो यहाँ पर गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी की यहाँ पर थ्योरी है, ठीक है ना। तो आपने ये याद रख लेना है कि मल्टी इंटेलिजेंसी नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो कई बार वो जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी की जो थ्योरी बताई हुई है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ वुड द इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि यहाँ पर आपको ना एक विशेषता बताई हुई है और आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि भाई एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। तो आपको सही उत्तर बताना है कि भाई हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी को बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किसी प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं कौन सी हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय से उचित तरीकों से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि आप हैं, मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप टीचर हैं। तो आपकी समझ लीजिए, मैं आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के जो मूड्स हैं, ठीक है, जैसे कि उनका जो गुस्सा है उनके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं कि भाई अपनी समझ है उसको को डेवलप कर रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है। तो इसका जो सही उत्तर पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये सही उत्तर कौन सा है और बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सभी कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरपर्सनल, इसका जो सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तित्व, ठीक है ना। तो ये इसका अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें और यहाँ पर इंट्रापर्सनल की बात करें, तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा तो आप यहाँ पर थोड़ी सी गलती भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर इंट्रापर्सनल होना चाहिए या फिर इंटरपर्सनल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल पर्सन है, अब आप इंटर से याद रख सकते हैं कि भाई किसी दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है ना, मतलब कि भाई जो ए व्यक्ति है और यहाँ पर बी व्यक्ति है, तो इन दोनों में अगर कोई बात हो रही है तो ये इंटरपर्सनल है, ठीक है ना। कि भाई जो ए पर्सन है वो बी पर्सन के भाई हाव भाव देख रहा है कि भाई अच्छा अगर मैं इसको ऐसी बात कहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरी बातों से प्रभावित हो जाएगा। तो वो उसको पहले से ही क्या कर रहा है कि भाई अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करते जा रहा है। तो यही बात तो यहाँ पर बताई हुई है कि भाई हमने दूसरों के मूड के, टेम्परामेंट्स को, मोटिवेशन को क्या करना है भाई, डिटेक्ट करना है, एबिलिटी टू डिटेक्ट, ठीक है ना, दूसरों के मनोदशा को क्या करना है, आपने पता लगाना है। तो ये जो ए पर्सन है, मान लीजिए कि ए पर्सन जो आजकल हमारे लीडर्स हैं, ठीक है ना, तो वो हमें सिर्फ ऐसी बातें ही कहते हैं कि जो हमें अच्छी लगें या फिर हम उनके पीछे लग जाएं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी इंटेंशंस को, हमारे दिमाग को वो पढ़ पाते हैं, हमारे हाव भाव को क्या करते हैं, वो डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ ये याद रख लेना है कि जहां पर आ गया इंटर मतलब कि दो पर्सन में, ठीक है ना। तो आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि मतलब इंटर मतलब कि दो पर्सन में। अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल क्या होता है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि जो साधु संत होते हैं तो वो खुद अपने हिसाब से अपने गुस्सों को कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना। इंट्रापर्सनल मतलब कि खुद पर ही कंट्रोल कर लेना, वो क्या होता है, वो इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही आंसर है। अब हम यहाँ पर चलते हैं 29 क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर, लो अचीवर, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। क्या ये होगा, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, या फिर टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग
दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड द चैलेंजिंग एरियाज ऑफ विद द पेरेंट्स। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। एक बार हम हिंदी में भी पढ़ेंगे कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले रूप से अलग करना, क्या करना, नाम देना, या फिर कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुधार करना, ठीक है, या फिर जो समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, या फिर बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं एवं सशक्त पक्षों की चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता से साथ चर्चा करना। तो आपको अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, और मुझे पता भी है अगर आपने ये क्वेश्चन सिर्फ इतना भी देख लिया होगा तो आप इसको समझ भी गए होंगे, बट फिर भी हम इसको डिस्कस तो जरूर करेंगे। तो जो आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही लग रहे होंगे, और हाँ ये सही है भी। अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है? तो यहाँ पर कहा हुआ है कि बच्चों को यहाँ पर अलग करने की बात की जा रही है कि भाई मान लीजिए कि कोई बच्चा है आपके क्लास में, ठीक है, वो स्लो लर्नर है, उसको कोई भी चीज अच्छे ढंग से समझ नहीं आती है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको अलग कर देंगे, ठीक है ना, तो उसके मन में क्या हीन भावना नहीं आ जाएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाएगा कि भाई मुझे अलग कर दिया गया, मैं तो यार सच में बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, स्लो लर्नर हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना, तो शायद वो और भी ना पढ़ पाए, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये फर्स्ट ऑप्शन ये एकदम उससे गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखना है आपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है, तो वो आप देख पाएंगे वो सेकंड ऑप्शन में ही है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर चाइल्ड के सोशलाइजेशन की बात की जा रही है। विश्व समाजीकरण होता है ना, कि जो समाजीकरण के कारण ही तो आप क्या कर पाते हैं, जो भी आप सीख पाते हैं, जो बच्चे का विकास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी होता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई मीडिया, फैमिली, यहाँ पर जो स्कूल है, नेबरहुड, तो इनमें से आपने बताना है कि भाई इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड की सोशलाइजेशन में, तो आपने बताना है। सो यहाँ पर आप मीडिया देख पा रहे हैं, तो मीडिया, स्कूल, फैमिली एंड नेबरहुड, तो ये जो चारों हैं वो क्या हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, किसका, सोशलाइजेशन का। तो इसके बारे में भी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, तो जिसमें हम सोशलाइजेशन का सारा चैप्टर अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस। तो इसमें जो बच्चे के समाजीकरण में ये सभी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करते हैं, ठीक है ना। तो उसका थर्ड ऑप्शन है, इसमें सभी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से सभी समझ आ गए होंगे। आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम भी कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।